हेलो विद्यार्थियों, आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बात करेंगे। इस संबंध में हम एडविन हब्बल द्वारा जो बिग बैंग सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। आप देखें, इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। वेरी इंपॉर्टेंट है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसको जो भी मैं बताता हूँ उसको आपको ध्यानपूर्वक इसको सुनना है और जो चीज़ें आपको लगे उसको नोट करना है। इस बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1929 ईस्वी में एडविन हब्बल, नाम ध्यान रखना है आपको, एडविन हब्बल। कब? 1929। एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय गुजरने के साथ साथ आकाशगंगाएं एक से दूर हो रही हैं। आकाशगंगाएं जो है वो एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर हो रही हैं। एक दूसरे से दूर हो रही हैं। इसके अंतर्गत ये कैसे क्या हो रहा है इसको हम जो है समझ सकते हैं एक प्रयोग के द्वारा। जैसे कि आप एक गुब्बारा लीजिए, है ना, तो उस गुब्बारे के ऊपर अगर अपन कुछ निशान बनाते हैं और उन निशान को अपन मान लेते हैं कि वो क्या है? आकाश गंगा है। जब हम गुब्बारे को फुलाएंगे तब गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए हमें प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और उसी के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह जो होते हैं वो अपने आप में भी बड़े होते हैं, जबकि यह तथ्य मतलब चिन्ह जो है वो बड़े नहीं होते हैं। बिग बैंग थ्योरी केवल ये कहती है कि जो आकाशगंगा है उनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, और उसी को हमने क्या कहा है? ब्रह्मांड का जो है विस्तार कहा है। विस्तारित ब्रह्मांड जो परिकल्पना कहा है। इसके अंतर्गत आप देखें कि जो यहाँ पर जो वैज्ञानिक है वो जो है मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं। इसलिए गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो 3 अवस्थाओं के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। इन तीनों अवस्थाओं की हम बात करेंगे। पहले देखिए, आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व काफी ज्यादा था। उसके बाद सेकंड प्रक्रिया जो है उसमें बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट होता है और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहत विस्तार होता है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 14 अरब वर्षों पहले होती है। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट यानी कि जो बैंग का मतलब विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार होता है और इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई है। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण होता है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान लगभग 4200 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है और परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण होता है और ब्रह्मांड पारदर्शी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो बिग बैंग जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत हम बात करें तो ब्रह्मांड का जो विस्तार है 3 चरणों में होता है। पहले चरण में क्या था? एकाकी परमाणु था, एक ही गोलक था जिसका तापमान और घनत्व काफी अनंत था। दूसरे में क्या होता है? उसमें विस्फोट होता है और विस्फोट होने से उसका क्या होता है? विस्तार होता है। तीसरे में क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो काफी गिर जाता है और इस प्रकार से ब्रह्मांड क्या होता है? पारदर्शी हो जाता है। आगे देखिए, ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। सीधी सी बात है, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना ब्रह्मांड का विस्तार कहलाता है। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया
इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है, बिग बैंग सिद्धांत के ही पक्षधर है। ये विस्तार किस प्रकार से कैसे क्या हो रहा है, इसको आप एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे जो है इसका जो है विस्तार हो रहा है। ये यहाँ पर आप देखें जैसे गुब्बारे वाला उदाहरण दिया था, तो इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ेगी और ये अपने आप में जो चिन्ह है ये भी बढ़ेंगे। ये इस प्रकार से इनमें क्या हो रहा है, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये जो है ब्रह्मांड जो है विस्तारित परिकल्पना को बताता है। आगे एक वीडियो है, उसको भी आप देखकर इसको प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यह जो आप ऊर्जा देख रहे हैं यही है हमारा नवजात ब्रह्मांड। आने वाले समय में जो भी कुछ होने वाला है या जो भी कुछ होगा उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। यह ऊर्जा का स्रोत अभी तक एक परमाणु से भी छोटा है, लेकिन यही बनेगा इस पूरी कायनात के निर्माण का कारण। वैज्ञानिकों को अभी ठीक से इसके कारण का पता नहीं है, लेकिन वह सिर्फ इतना बताते हैं कि किसी वजह से इस ऊर्जा के स्रोत में अचानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के कारण जो चीज अभी एक परमाणु से भी छोटी थी वह 1 सेकंड से भी कम समय में अचानक से आकाशगंगा से भी बड़ी हो गई। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकली कि हम अपनी सोच से भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यह ऊर्जा आज तक ब्रह्मांड में तारों की रोशनी के रूप में, ग्रहों, ब्लैक होल्स के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं या जो भी कुछ आज मौजूद है, यहाँ तक कि हम भी शुरुआत में इसी ऊर्जा के स्रोत से बने हैं। 4 साल बाद जिस पहले परमाणु का जन्म हुआ वह था हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ही बनेगा इस ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक। हाइड्रोजन के इन परमाणुओं में ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इन परमाणुओं को इन्हीं की ग्रेविटी लगातार दबा रही थी। 300 करोड़ साल बाद जब इस ग्रेविटी का दबाव इतना बढ़ गया कि इन परमाणुओं का तापमान 17 लाख डिग्री के आसपास पहुंच गया, तो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराने लगे, जिसके कारण एक नया तत्व बना जो था हीलियम। इस हीलियम से इतनी ऊर्जा निकलने लगी कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और इस तरह हमारे सामने आए तारे। इससे पहले के समय को डार्क एजिस भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले ब्रह्मांड में केवल अंधेरा ही था। लेकिन अभी ब्रह्मांड में बस तारे ही थे, ग्रहों का निर्माण होना भी बाकी था, और ब्रह्मांड में अभी तक केवल 2 ही तत्व मौजूद थे, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन इन तारों के अंदर एक जटिल प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी वजह से कई और अणुओं का निर्माण होने लगा। ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम की सहायता से और नए 25 तत्व बना सकते थे, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बना और हीलियम से लिथियम। इसी तरह कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयन भी इसी प्रक्रिया में बनने लगे। लेकिन अभी सोना, यूरेनियम और तांबे जैसे भारी तत्व बनने बाकी थे। इसी प्रक्रिया में तारों में कुछ लाख साल बाद भयंकर विस्फोट आरंभ हो गए, और इन विस्फोटों को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, जो कि बिग बैंग के धमाके के बाद अब तक के सबसे बड़े विस्फोट थे। यह प्रक्रिया करीब 8 करोड़ साल तक लगातार चलती रही। इस तरह पुराने तारों का अंत हो गया और हमारे सामने आए नए तारे और नए तत्व। फिर 460 करोड़ साल पहले तारों के निर्माण की प्रक्रिया में उस तारे का भी जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं सूरज। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके आसपास की गैसों और धूल के बादलों ने सूरज के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के लगभग 100 करोड़ साल बाद हमारे सामने आने लगे कई ग्रह, जिसमें से सूर्य से तीसरे नंबर पर बन रहा ग्रह था, वह था पृथ्वी। इस समय हमारी पृथ्वी एक गर्म लावे की गेंद की तरह थी, जो लगातार तेज गति से घूमती जा रही थी। इसकी गति इतनी तेज थी कि एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हुआ करता था। पृथ्वी के निर्माण में ग्रेविटी ने एक बार फिर अपना काम किया। पिघला हुआ लोहा और निकिल जैसी धातुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर जमने लगी, और हल्की चीजें पृथ्वी के बाहरी परत का निर्माण करने लगी। यह केंद्र में जाने वाली पिघली धातुएं
पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर रही थी और यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष तक फैल गया। यही मैग्नेटिक फील्ड आज हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। 450 करोड़ साल पहले अभी पृथ्वी इस क्रम से गुजर ही रही थी कि एक मंगल ग्रह से भी बड़ा एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा गया। यह एस्ट्रॉयड गर्म लावे से दहक रही पृथ्वी में समा तो गया, लेकिन एक गर्म लावे की बहुत बड़ी फुहार अंतरिक्ष में चली गई और 1 साल से भी कम समय में यह छोटी सी गेंद के रूप में बदलने लगी और आज हम इस गेंद को चांद के नाम से जानते हैं। चांद के आ जाने से पृथ्वी कुछ स्टेबल होने लगी। पृथ्वी की गति में कुछ ठहराव आया था। एस्ट्रॉयड की टक्कर की वजह से पृथ्वी थोड़ी सी मुड़ भी गई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर आज जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि इसके कारण पृथ्वी को एक तोहफा मिला और वह है मौसम। लेकिन अभी तक पृथ्वी पर जीवन पनपने जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ गर्म दहकते ज्वालामुखी थे और जमीन पर बहता गर्म लावा। इस गर्म ग्रह पर पानी का भी नामो निशान तक नहीं था, लेकिन यहाँ थी तो बस वायुमंडल में मौजूद गर्म वाष्प, जो वायुमंडल में ऊपर इकट्ठी होती जा रही थी। फिर एक दिन यह वाष्प बारिश का रूप लेकर बरसने लगी। लाखों साल तक यह बारिश यूं ही लगातार होती रही, जिसके कारण पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर बड़े बड़े तालाब बनने लगे। फिर उन्होंने नदियों का रूप लिया और यह नदियां आपस में मिलकर महासागरों का निर्माण करने लगी। इतने सालों में चांद की ग्रेविटी ने पृथ्वी की घूमने की गति को कुछ धीमा किया और अब दिन 24 घंटे के होने लगे थे। 380 करोड़ साल पहले महासागरों में अब शुरू होने लगे थे जीवन के संकेत। महासागरों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों ने जीवन की उत्पत्ति के लिए समीकरण बनाने शुरू कर दिए थे और इस तरह पानी में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई और इस तरह सागर में बना पहला डीएनए। पृथ्वी के बनने के 7 लाख साल बाद धरती पर इस तरह पहली बार जीवन के संकेत दिखाई देने लगे थे। इस तरह पृथ्वी पर बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं की उत्पत्ति होने लगी। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, लेकिन महासागरों में आयन की मात्रा ज्यादा थी और बैक्टीरिया द्वारा बनाए जा रहे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से महासागरों में लोहे की मात्रा बढ़ने लगी और यह महासागरों के तल में इकट्ठा होने लगा और हजारों सालों के बाद यह ढेर लौह अयस्क के रूप में बाहर निकलने लगा। जब महासागरों में ऑक्सीजन के संपर्क से आयन की मात्रा लगभग समाप्त हो गई तो यह ऑक्सीजन महासागरों से बाहर निकलकर वायुमंडल में फैलने लगी। अगले 200 करोड़ सालों में पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां तेजी से पनपने लगी। अब आसमान नीला दिखाई देने लगा था। पृथ्वी पर महाद्वीप उभर कर सामने आने लगे थे। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर 13% तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर महासागरों के जीवों का आकार भी बढ़ने लगा। 50 करोड़ साल पहले महासागरों में पहले हड्डी से निर्मित जीव, जो कि एक तरह की मछली थी, का जन्म हुआ।